नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। पूरे देश में राम मंदिर में हुई लूट डकैती और चढ़ावा चोरी, जमीनों की खरीद फरोख्त में हुई डकैती की चर्चा जारी है। लोगों को गुस्सा आ रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि क्या इसमें न्याय होगा या नहीं होगा। लेकिन चंपत राय जो पूरी घटना के केंद्र बिंदु थे, वो रामचरितमानस का दोहा सुना रहे हैं। वो अयोध्या कांड से बता रहे हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परिखहु चारी। यानी धीरज धर्म मित्र और नारी की पहचान आफत में यानी मुसीबत काल में ही होती है। इन्हीं सब मुद्दों पर और राम मंदिर पर उठे घमासान पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से। सर नमस्कार। जी। नमस्कार सर नमस्कार। सर, कल चंपत राय जी का एक लेटर आया, हाथ से लिखा हुआ, उनके अपने ट्विटर हैंडल से। उसमें उन्होंने लिखा कि जो एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आएगी उसके बाद वो सबसे बात करेंगे। एक तरह से सर वो ये क्या खुद को क्लीन चिट उन्हें मिलने का पूरा विश्वास है कि उन्हें क्लीन चिट मिल रही है और उसके बाद वो बात करेंगे, यानी एक तरह से धमकाना भी है। क्या इसे देखा जाए जो उन्होंने कल लिखा है? देखिए विक्रांत, इसमें क्लीन चिट तो मिल ही चुकी है उनको ऑलरेडी। हम्म। अगर ट्रस्ट की जो बैठक हुई थी उसके बाद अगर आपने उनके कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की अगर बाइट सुनी होगी, तो हम्म। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई चंपत राय जी तो बड़े भारी संत हैं, बड़े भारी तपस्वी हैं, उन्होंने इतना त्याग किया है और 1991 के बाद से वो राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो ये सब कहने का अर्थ क्या है? हम्म। ये सब कहने का अर्थ बिल्कुल साफ है कि चंपत राय पर किसी तरीके की कोई गाज गिरने वाली नहीं है। हम्म। और ये क्लीन चिट एक तरीके से उनको दे दी गई है। हम्म। अब जो 9 पेज की एसआईटी की रिपोर्ट जो मीडिया के माध्यम से सामने आई है, जी। उसमें भी चंपत राय के रोल के बारे में कहीं किसी तरीके की सही। कोई जानकारी नहीं है। उसमें अनिल मिश्रा पर टिप्पणियां जरूर हैं और एक तरीके से उन पर ही गाज गिरेगी, ऐसा उस रिपोर्ट को देखकर साफ तौर पर लगता है। हम्म। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर यह है कि चंपत राय को क्लीन चिट क्यों दी जा रही है? हम्म। चंपत राय का सिर्फ नेग्लिजेंस कहना तो अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा। और हम्म। ये कहना कि नहीं वो तो तपस्वी का जीवन जी रहे थे कुछ तो, कोई आदमी क्या राम मंदिर के आंदोलन से अगर बचपन से जुड़ा हुआ है तो हम्म। उसके सारे गुनाह माफ है, उनके सारे आरोप माफ है। ये बात तो कम से कम मेरी समझ में नहीं आती है। और आप उसके सबसे पावरफुल ट्रस्टी थे। सारा कार्यभार, सारे कार्यकलाप आप देखते थे। महिपाल सिंह ने 2020-21 में सबसे पहले इनको बताया था कि वहां कुछ चोरी हो रही है। ऑडिट की रिपोर्ट आई थी। वो ऑडिट रिपोर्ट कहती थी कि एसओपी बनाया जाना चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए। उस पर अमल करने की कोई कोशिश नहीं की गई। उसके बाद जमीन की खरीद फरोख्त और घोटाले का मामला सामने आया, उस हम्म। पर भी आप चुप रहे, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जो योगी सरकार इस वक्त बड़े बड़े दावे कर रही है कि विपक्ष जो है वो कृष्ण जन्मभूमि के सवाल पे नहीं बोल रहा है, सारे लोगों को जो इस मामले को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं या इस पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है ये लोग तो हिंदू विरोधी हैं या हम्म। राष्ट्र विरोधी हैं। दत्तात्रेय होसबले भी वही भाषा बोल रहे हैं। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, ना तो योगी सरकार के मन में किसी तरीके का कोई पश्चाताप है, ना ही संघ परिवार के मन में किसी तरीके का कोई पश्चाताप या कोई प्रायश्चित है। और अगर इसमें चंपत राय की भूमिका अगर मान लीजिए साबित भी हो जाए, तो उसका असर किस पे पड़ेगा? सीधे हम्म। तौर पर लोग सवाल खड़ेंगे, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की भूमिका पर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ये संघ कभी नहीं चाहेगा कि विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस की भूमिका पर गहरे सवाल खड़े हो जाएं और आने वाले लंबे समय तक उनसे सवाल पूछा जाए। इसलिए चंपत राय पे किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसीलिए चंपत राय हिंदी में चिट्ठी लिखकर वो हम्म। इस तरीके की बातें कर रहे हैं, अन्यथा कोई कारण नहीं था। अभी तक उनकी आवाज बंद थी, अब हम्म। अचानक उनकी आवाज खुल गई क्योंकि ट्रस्ट की बैठक हो गई। ट्रस्ट ने एक तरीके से उनको क्लीन चिट दे दिया, एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई, उसमें भी एक तरीके से उनको क्लीन चिट मिल गई है, तो वो बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे उनकी भूमिका पर जो उठ रहे सवाल हैं वो कम नहीं होते। हम्म। और जो लोग उनको तपस्वी और संत मानते हैं, तो फिर आज तक तो कॉमनवेल्थ घोटाले में भी सुरेश कलमाडी का रोल स्पष्ट नहीं हुआ है। आज तक कोई सबूत मिला तो बता दे, कोई किसी कुछ नहीं। अदालत ने उनको अगर दोषी साबित किया हो तो कोई बता दे मुझे। ए राजा इतने लंबे समय तक जेल के अंदर थे, उनको भी क्लीन चिट मिल गई। बोफोर्स तक मामले में भी क्लीन चिट मिल गई। तो इसका क्या मतलब है? क्या कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ ही नहीं? क्या जो 2G का घोटाला वो हुआ नहीं? क्या बोफोर्स का घोटाला हुआ नहीं? और क्या राम मंदिर में चोरी हुई वो हुई नहीं? अब कलमाडी को सजा नहीं मिली, ये पकड़े नहीं गए, या राजा को सजा पकड़े नहीं गए, तो ये थोड़ी कि उनके ऊपर सवाल खड़े थे वो बेकार के सवाल थे।
इसलिए मुझे लगता है कि ये चंपत राय को बचा के दरअसल संघ परिवार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। सर लेकिन जो आपने उदाहरण दिए ए राजा कलमाड़ी, मैं हालांकि उसमें थोड़ी सी मेरी आपत्ति, आप मुझे ठीक कीजिएगा। उन पर कम से हम्म। कम आरोप चला, उनके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई, केस चले, अदालतों ने उन्हें, उनके मुकदमे का ट्रायल हुआ। यहाँ तो सर मुकदमे क्या, एफआईआर में भी नाम नहीं है। एसआईटी जो एसआईटी होनी ही नहीं चाहिए थी, वो इंक्वायरी कमेटी है, वो हम्म। क्लीन चिट दे रही है, उसी क्लीन चिट के आधार पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। तो यानी ये तो बिना जांच किए ही एकदम क्लीन चिट हो गई ना चंपत राय को। और दूसरी बड़ी बात कि चंपत राय ने जो लापरवाही की है, ये तो सामने आया कि उनकी तरफ से लापरवाही हुई है। अब वो मानवीय लापरवाही है, मानवीय भूल है, या फिर उसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये तो जांच के बाद ही तय होगा ना। तो ये तो चंपत राय अबाउट द लॉ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मामले में। नहीं नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि नेग्लिजेंस हुआ है या क्राइम किया गया है? बिल्कुल। ये तो जब ईमानदार तरीके से जब जांच पड़ताल होगी, उनसे पूछताछ की जाएगी, गवाहों को आमने सामने बिठा के क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, चार्जशीट फाइल होगी, तब हाँ। तो पता चलेगा ना। हाँ। आपने तो पहले से मान लिया कि नहीं वो तो बड़ा संत आदमी है और इसलिए उनके ऊपर कोई अपराध, तो फिर सुरेश कलवाड़ी भी बहुत भारी संत थे, हाँ। हाँ। फिर तो वो भी बहुत भारी संत थे भाई। ये कोई तर्क थोड़ी हुआ कि पूरी अयोध्या के अंदर आप किसी से पूछ लीजिए, सब कहते हैं कि भाई इनकी मिलीभगत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना बड़ा राम मंदिर, राम मंदिर जो आस्था का केंद्र है, जिसको जिसको आगे बढ़ा के पूरी भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार अपनी राजनीति कर रहा है, केंद्र के अंदर अपनी सरकार बना रहा है, कहीं वो मान लेगा क्या कि हम्म। संघ परिवार से जुड़ा हुआ कोई बड़ा अधिकारी चोरी में जुटा हुआ था? ये हम्म। आप सपने में भी कैसे सोच सकते हैं? ये सवाल ही नहीं उठता। ये तो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश, ये सवाल सिर्फ चंपत राय को बचाने का नहीं है, ये हम्म। सवाल संघ परिवार को अपने आप को क्लीन चिट देने का प्रश्न है। जिस दिन संपत राय जेल जाएंगे, उस दिन संघ परिवार जेल में अपने को पाएगा। और तब लोग सवाल पूछेंगे, जो राम के दान पात्र को नहीं बचा पाए, वो हिंदू समाज की रक्षा करने की बात करते हैं, वो ये कितना बड़ा ढकोसला होगा। आप सोचिए, 2 साल, मतलब चलिए मैं तो 2020 से नहीं मान के चलता हूं, 2022 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। आप 2 साल राम मंदिर की सैंक्टिटी को बचा कर नहीं रख पाए। यह है संघ परिवार का कंट्रीब्यूशन। 2 साल वो राम मंदिर की पवित्रता को बचा कर नहीं रख पाए, वहां इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी चोरी हो गई। तो जो राम मंदिर के दान पात्र की सुरक्षा नहीं कर पाए हैं, वो हिंदू समाज की सुरक्षा कैसे कर सकते? ये बात वो कैसे कह सकते हैं? तो अब इसीलिए सवाल खड़ा होता है, अगर चंपत राय अगर फंस गए, वो जेल चले गए, तो फिर आरएसएस कैसे बचेगा या विश्व हिंदू परिषद कैसे बचेगा? और ये तो कहना बहुत आसान है, एक आदमी हो गया इसका मतलब थोड़ी संगठन थोड़ी जिम्मेदार है। तब तक कांग्रेस पार्टी पे क्यों आरोप लगाते थे आप? सुरेश कलमाडी की वजह से कांग्रेस पर क्यों आरोप लगते थे? या इराजा की वजह डीएमके पर क्यों आरोप लगता था? या इराजा ने अगर कोई गलती की थी तो मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर क्यों आरोप लगता था? तो और आपने बिल्कुल सही कहा, कम से कम उन मामलों में उनको जेल जाना पड़ा, उनको अदालत का सामना करना पड़ा, और अदालत में साक्ष्यों की अनुपस्थिति की वजह से वो क्लीन चिट मिल गई। हम्म। यहां तो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के क्लीन चिट दे दी गई। हम्म। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो जो सरकारें थी, वो जवाबदेह सरकारें थी, हम्म। वो जनता के प्रति अकाउंटेबल सरकार थी। ये जो सरकार है, ये अपने आप को किसी के प्रति जवाबदेह नहीं मानती, ये अपने आप को संसद के प्रति जवाबदेह नहीं मानती, ये अपने आप को जनता के प्रति भी जवाबदेह नहीं मानती। इनकी जो लोकतंत्र की परिभाषा है, जिनके ऊपर आरोप लगे उनके ऊपर केस मुकदमा चला और अदालत में फैसला। वो यहाँ तो जवाबदेह सरकार नहीं है ना, वो तो अपने आप को जवाबदेह मानती नहीं किसी के प्रति। हम्म। सर गोविंद देव गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने आप को स्वयं ही अलग कर लिया कि कोषाध्यक्ष हम्म। भले ही वो हैं, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी डे टू डे में कोई उनकी। यानी कि जिसको तय किया जाए, आज भी सर गोविंद देव गिरी और चंपत राय की मुलाकात हुई, 2 घंटे तक मुलाकात हुई। हम्म। तो ये तो सब लिपापोती चल रही है। देखिए, ये जो लोग कहते हैं ये मामला सिर्फ चढ़ावा चोरी का है, मैं इसको सिर्फ चढ़ावा चोरी तो उसका बाई प्रोडक्ट है। हम्म। चढ़ावा चोरी दरअसल एक बाई प्रोडक्ट है। आरोप तो ये भी लग रहा है कि भाई निर्माण हो रहा था उसमें 40% का बिल्कुल। कमीशन खाया जा रहा था। आरोप तो ये भी लगा है, हम्म। मुझे नहीं मालूम उसमें क्या सच्चाई। हम्म। आरोप तो ये भी लगा, और लगाने वाले कौन लोग हैं? हम्म। उन्हीं के लोग हैं। महिपाल सिंह ने 2020-21 में कह दिया था, जो संघ के आदमी थे, जो अकाउंटेंट थे, कि भाई यहाँ चोरी हो रही है। और जमीनों के खरीद फरोख्त का मामला तो सबसे बड़ा घोटाला है वहां पे।
मतलब 2-2 करोड़ में जमीन खरीदी जा रही थी, तो 10 मिनट के अंदर उसको 18.5 करोड़ में बेचा जा रहा था। और किसको बेचा जा रहा, ट्रस्ट को बेचा जा रहा था। हम्म, 50 करोड़ में जमीन को बेचा जा रहा था। हम्म, इसके अलावा रिक्रूटमेंट का घोटाला वहां चल रहा था। जो रिक्रूटमेंट का घोटाला था, क्या वो रिक्रूटमेंट किसके आदेश पे हो रहा था? एसआईटी की रिपोर्ट तो कहती है कि अनिल मिश्रा उसमें इंस्ट्रूमेंटल थे। फिर ये जो विशेष दर्शन की बात हो रही थी, उसमें भी घूस लेने की बात की जा रही थी। हम्म, तो जो चढ़ावा चोरी है, जब लोगों ने देखा कि भाई यहां तो खुलेआम सब लूट मची हुई है, तो इन लोगों ने भी कहा हम भी अपनी झोली भर लेते हैं। अब ये अपने स्तर पे कर रहे थे या किसी के कहने पे स्तर पे कर रहे थे? जो सीसीटीवी फुटेज पूरी तरीके से गायब हो गया है, जब तक का वो सीसीटीवी क्यों गायब किया गया? क्या वो किसी के कहने पे गायब हुआ है? भाई कम से कम 3 महीने तक, 4 महीने तक तो सीसीटीवी फुटेज को रखा जा सकता है, तो उसमें कोई बिल्कुल। स्टोरेज की प्रॉब्लम तो आज के जमाने में होती नहीं है। हम्म, फिर क्या इसमें किसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक फोरेंसिक से जांच की गई है? नहीं जांच की गई है। क्या इसमें किसी तरीके से जो फाइनेंशियल मैटर्स को देखने वाले एक्सपर्ट होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के लोग होते हैं, क्या उसको इन्वॉल्व किया गया है इसमें? नहीं किया गया है। तो आपको पता कैसे चलेगा किसने क्या किया, किसने क्या क्या नहीं किया, कितना बड़ा घोटाला है? भाई हम्म, आज आप कह रहे थे 80 लाख की रिकवरी हो गई। जो एसआईटी की रिपोर्ट जो जो अखबारों में छपी, मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाई उसमें। हम्म, वो ये कह रही थी कि भाई जब तक चोरी नहीं हुई थी, तब तक हर महीने 16 से 18 लाख, मतलब जब तक चोरी उजागर नहीं हुई थी तब तक या, 16 से 18 लाख रुपए की चढ़ावा हो जाता था। जिस दिन पकड़ी गई उस दिन से 24 से 26 लाख, 26 से 28 लाख हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, 6 से 8 लाख रुपए पर डे की चोरी हो रही थी। तो इतनी बड़ी चोरी अगर वहां हो रही थी, जैसा कि अखबारों में खबर आई है, तो फिर उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था? क्या वही यही 8 लोग कर रहे थे? और उसमें तुर्रा ये है कि टिन्नू यादव को जोड़ दिया आपने कि 980 बार वो अखिलेश यादव के संपर्क में थे। हाँ, मतलब आप सोचिए ये कितने घृणित किस्म के लोग हैं। हम्म, मैं घृणित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि चूंकि टिन्नू के आगे यादव लिखा हुआ है और अखिलेश यादव ने इस मामले को उजागर किया, इसलिए दोनों को जोड़ दिया आपने। हम्म, इसका एक जातिगत एंगल भी है। हम्म, कहां से निकला किसी को मालूम नहीं। पूरी एसआईटी की रिपोर्ट में टिन्नू यादव की भूमिका पर कोई उस तरीके की टिप्पणी नहीं है। कहा हम्म, जा रहा है कि अविनेश अविनाश शुक्ला और जो मिश्रा बंधु थे उन सबों का नाम आ रहा है उसमें। पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी का नाम आ रहा। हम्म, लेकिन चल रहा है पूरे सोशल मीडिया के अंदर कि टिन्नू यादव तो अखिलेश यादव के संपर्क में था, बट टिन्नू यादव चंपत राय का आदमी है, वो अखिलेश यादव के संपर्क में था। तो हाँ, ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि कितने घृणित किस्म के लोग इन सब चीजों को, अफवाहों को, अटकलों को फैलाने का काम कर रहे हैं। पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। हम्म, कायदे से अगर मन की पवित्रता होती, मन में अगर अगर राम होते, तो पहले दिन जिस दिन ये मामला सामने आया उस दिन खड़े होके कहते हैं कि हाँ, हमसे चूक हुई है, ये गलतियां इसमें हुई हैं, और किसी को बख्शेंगे नहीं, और कोई आदमी बचेगा नहीं, क्योंकि ये राम के साथ आस्था पर बहुत बड़ा चोट है। तब हम मानते कि ये लोग ईमानदार हैं। अब तो आपने 20 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की, किसी को कस्टडी में लिया नहीं, कोई रिकवरी आपने दिखाई नहीं, तो सारे साक्ष्य गायब। जब साक्ष्य गायब हो गए, तो आप एक वेजिटेरियन से रिपोर्ट आप एसआईटी दे देगी आपको, और उस पर पुलिस कुछ लोगों को जेल में डाल देगी, कुछ लोगों का कमेंट, वो ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होगा, चोरी का मामला है, कोई चोरी, आजीवन कारावास तो होने वाला नहीं है, हाँ, ना किसी को फांसी मिलने वाली है। हम्म, कानून की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, तो 3 साल, 4 साल, 5 साल की सजा हो जाएगी, उसके बाद सब अपना आराम से घूमेंगे फिरेंगे, और फिर सच्चा सौदा की तरीके से हर दूसरे दिन उनको पैरोल मिल जाएगी, अपना आराम से घूमते रहेंगे ये लोग। तो सर ये तो राम मंदिर तो हिंदुओं का, सनातनों का सबसे श्रद्धा का केंद्र है, और उसके बावजूद जो पार्टी पूरी राजनीति उसकी हिंदुत्व और राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही हो, जो जिसको मजबूत होने में हिंदुत्व का बड़ा योगदान रहा हो, वो एक डर, खौफ, भय जो होना चाहिए कि लोगों में इसका असर जाएगा, लोगों में गुस्सा है, उसका असर क्यों नहीं पड़ता सर? उससे भी एकदम बेखौफ नजर आ रहे हैं। देखिए विक्रांत जी, जनता का असर तो बाद में होगा, जनता का डर तो बाद में होगा, पहले भगवान राम का तो डर हो। हाँ, बिल्कुल। कि अगर आपको ईश्वर से डर नहीं लग रहा है, भगवान से आपको डर नहीं है, जो सब कुछ जानते हैं, जो अंतर्यामी है, तो जनता तो मामूली सी चीज है। जनता को तो मैनिपुलेट किया जा सकता है आज के सोशल मीडिया के जमाने में। आप फैला दीजिए कि सब कुछ अखिलेश यादव के इशारे पे टिन्नू यादव ने किया है, फैला दीजिए, कुछ लोग मान भी जाएंगे इस बात को। तो जो भगवान राम से नहीं डर रहे हैं, वो जनता से क्यों डरेंगे?
आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द सुना इस पे? मैं आई एम जस्ट क्यूरियस, मैं बिल्कुल। कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। हम्म। क्या आपने अमित शाह जी के मुंह से एक शब्द सुना आपने? हम्म। नहीं सुना। और यही लोग अपने आप को राम, भगवान राम के सबसे बड़े संरक्षक, जो राम को लाए हैं, ये नारा देने वाले यही लोग हैं। हम्म। तो क्यों चुप है ये लोग? क्योंकि ये जानते हैं कि ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। हम्म। इनकी मजबूरी है इस मामले से लोगों का ध्यान भटकाना। और संघ के लोग जिस तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी लोग हिंदू समाज को कलंकित करने के लिए एक षड्यंत्र कर रहे हैं, यानी जो चोरी कर रहा है वो हम्म। राष्ट्र विरोधी नहीं है। जो इसके इस पूरे खेल को उजागर कर रहा है, जो जनता के बीच में लेकर इनकी चोरी को पकड़ रहा है, वो लोग हिंदू विरोधी हैं। ये जो अहंकार है, ये जो दंभ है, अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम्म। तो ये साफ है कि ये जो पैसा गया है, इसमें असली चोर कौन है, हम्म। किसके इशारे पर चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है, कि उनके खिलाफ चार्जशीट तक भी दाखिल नहीं होगी। हम नहीं कह रहे जेल जाए, हम्म। आरोपी बना के कम से कम उनसे बाकायदा से पुलिसिया अंदाज में पूछताछ तो होनी चाहिए। क्योंकि डर है, अगर चंपत राय पे हाथ जाएगा तो कहीं चंपत राय मुंह ना खोल दे। हम्म। और अगर चंपत राय, भाई ब्रजभूषण शरण सिंह क्या करें, बड़े पावरफुल लोग हैं और बार बार बोल रहे हैं ब्रजभूषण सब। शरण। हाँ। हाँ, और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा आदमी अगर उसको डर लग रहा है, हाँ। तो चंपत राय से थोड़ी डर रहे हैं वो अनिल मिश्रा से थोड़ी डर रहे हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री का तो नाम मैं तो मिला नहीं कभी। वो भी कह रहे हैं कि पर्ची निकाल दूंगा, लेकिन मुझे भी डर लग रहा। तो जो इतने पावरफुल लोग हैं, जब उनको डर लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी बहुत पावरफुल आदमी की तरफ, पावरफुल लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम अगर उनका नाम ले लेंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो वो असली चोर कौन है, हम्म। ये कभी पता नहीं चलेगा। और बेशर्मी की पराकाष्ठा ये भी है सर कि जिन नेताओं ने सवाल उठाया उनके नाम हम्म। लिखकर बकायदा वीएचपी ने चिट्ठी लिखी है पुलिस को कि इनसे पूछताछ की हम्म। जाए कि कैसे ये आरोप हम्म। लगा रहे हैं। तो एक संदेश ये भी है सामान्य लोगों को कि आप इस तरीके के आरोप मत लगाइए। नेताओं के खिलाफ भी हमने शिकायत दे दी है। हम्म। हम्म। तो यही आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, क्या आपने यूपीए मनमोहन सिंह की सरकार में इस तरीके से आपने कभी सुना हम्म। कि उन्होंने आरोप लगे और उसके बाद पुलिस को चिट्ठी लिखी जा रही कि नहीं नहीं, इन लोगों ने फालतू के आरोप लगाए हैं और अब इनसे भी पूछताछ करनी चाहिए, और अगर ये सबूत न दे पाए तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हम्म। आपने कभी सुना ये मनमोहन सिंह के जमाने में? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार आरोप लगाते थे, यही है अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लगातार आरोप लगाती। ये तो बाकायदा पोस्टर लगा के खड़े हो जाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे नहीं करते थे, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। नौ लोगों के खिलाफ बाकायदा पोस्टर बैनर लगा के अरविंद केजरीवाल ने आमरण अनशन तक भी किया है। हम्म। तो क्या तब उस वक्त की पुलिस ने, उस वक्त के प्रशासन ने इनके खिलाफ किसी कार्रवाई की, पूछताछ की? नहीं की। तो आज क्यों किया जा रहा? हम्म। क्योंकि डरा के, धमका के, खौफजदा करके इस पूरे मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही है कि देखो हम सोनिया गांधी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। हम्म। आपकी क्या है इसमें, मूल सवाल ये है कि हाउ डेयर यू, ये सवाल प्रश्न, कैसे तुम्हारी पूछा। हिम्मत कैसे, हम्म। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझसे राम मंदिर में चोरी के मसले पर हमको तुम आरोपित करो? ये जो अहंकार है, ये जो दंभ है, दरअसल ये बोल रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई जिम्मेदार सरकार हो तो वो तो इन सब सवालों से शर्मिंदगी भी महसूस करेगी। कोई जिम्मेदार संगठन होता तो इस पे कोई शर्मिंदगी भी महसूस करता। लेकिन जब जिम्मेदारी से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, अब आप देख लीजिए भूपेंद्र यादव में के मंत्रालय में 4 लोगों की छुट्टी हो गई। हम्म। किसी को मालूम है क्यों छुट्टी हुई? हम्म। है किसी को पता? देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, किसी को मालूम है क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? हाँ। नहीं मालूम है। हाँ। अगर जिम्मेदार सरकार होती, ट्रांसपेरेंट सरकार होती, तो बाकायदा इस पे न केवल डिबेट होती बल्कि वो सच सामने आता। आप लाख मनमोहन सिंह को गाली दे दीजिए, सोनिया गांधी को गाली दे दीजिए, कम से कम उनकी सरकारों में जिनके ऊपर आरोप लगे वो जेल तो गए, हाँ। जांच तो हुई, उसमें चार्जशीट तो फाइल हुई, चार्जेस तो फ्रेम हुए, मुकदमे तो चले। यहां तो कुछ नहीं। बिल्कुल। टिन्नू अगर यादव को आप फंसा दीजिए बस।
मंत्री के चार चार स्टाफ को हटाया गया है, तो कोई तो उन पर आरोप होगा सर। हटा देने से उन्होंने जो अपराध किया है, जो गड़बड़ी की है, उससे कैसे छूट मिल सकती है? और एक और चीज सर, मैं इसमें एक सवाल भी आपसे पूछना चाहता हूँ नहीं नहीं कि विक्रांत, मैं तो ये कहता हूं कि मैं तो कहता हूं अपराध नहीं हुआ। हाँ, कोई बताएगा क्यों हटाया गया? हाँ, भाई, एक आदमी, एक मंत्रालय में 4 लोगों को अचानक हटा दिया गया बिना कारण के। हम्म, तो लोगों के मन में तो संदेह जाएगा ना। भाई, उपराष्ट्रपति जी महोदय जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, हाँ, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उपराष्ट्रपति, आप सोचिए। हाँ। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब भूल जाइए। सर, भूपेंद्र यादव जी के जो एपीएस थे, सिद्धार्थ यादव, उनके बारे में आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर पढ़ रहा था मैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ यादव इज वन ऑफ द मिनिस्टर्स ओल्डेस्ट एंड क्लोजेस्ट हम्म। एड्स, विद देयर एसोसिएशन गोइंग बैक टू देयर अर्ली टाइज विद द आरएसएस, यानी पुराने आरएसएस। आरएसएस के टाइम के संबंध थे सर। हम्म। तो पुराने आरएसएस के टाइम के संबंध का मतलब ये होगा आरएसएस के आदमी है वो। हाँ, इसका मतलब यही है। वो तो तो सर मैं हर कोई आरोप नहीं मंत्रियों लगा रहा। मंत्रियों के साथ लगाए गए थे आरएसएस के लोगों को, हाँ, सबके जो पीएस एपीएस जो पॉलिटिकल पोस्टिंग है, सब वही लोग हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पता तो चलना चाहिए भाई, क्यों 4 लोगों को हटाया गया? उसके हम्म, पीछे का राज क्या है? क्या वो लोग इनकॉम्पिटेंट थे? क्या हम्म, वो लोग केयरलेस थे? क्या उन्होंने कोई गबन किया था? क्या उन्होंने मंत्री महोदय को धोखा दिया था? क्या मंत्री महोदय की आंखों में धूल झोंक रहे थे? क्यों? हम्म, तो इसका जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा, चंपत राय पे कार्रवाई होने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा जो हम्म, संघ परिवार की जो इमारत है वो भरभरा के नीचे गिर जाएगी। और मैं बार बार इसको कह रहा हूं, ये गांधी जी की हत्या से ज्यादा बड़ा आरोप है। क्योंकि गांधी जी की हत्या में तो एक विचारधारात्मक हम्म, प्रश्न भी था। जो सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि संघ के लोगों ने मिठाइयां बांटी थी, कुछ हम्म, लोगों ने मिठाइयां बांटी थी। हाँ, और जो जो नफरत का जो वातावरण आपने पैदा किया था, उसने राष्ट्रपिता की बलि ली। ये तो हम्म, संघ परिवार को, गोलवालकर की लिखी हुई चिट्ठी है। हम्म, वहां तो कम से कम एक आइडियोलॉजिकल मामला था। हम्म, यहां तो अपनी ही विचारधारा के अंदर, हम्म, जिसकी आप कस्में खाया करते थे, जिनके नाम पे आप राजनीति कर रहे थे, जिनके आधार पे आप दूसरों को धर्म विरुद्ध, धर्म विरोधी बता रहे थे, हम्म, उन्हीं के यहाँ आप चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। तो मैं तो साफ तौर पे कहता हूं कि 2 साल भी आप भगवान राम के दान पात्र की सुरक्षा नहीं कर पाए, हम्म, तो कैसे ये हिंदू समाज की सुरक्षा करेंगे? बिल्कुल। जो दावा करते हैं हम हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए आए हैं, हम्म, तो आपसे अगर दान पात्र की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो आप हिंदू समाज की सुरक्षा कैसे करेंगे? हम्म, बिल्कुल। सर, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे कि बद्रीनाथ मंदिर में भी दान पेटी का चोरी का मामला सामने आ रहा है। अभी मैं सुबह देख रहा था सर, मध्य प्रदेश के मां बगलामुखी मंदिर में भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया। वहां के भी संस्कृति मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो क्या ये सब जगह लूट का एक गोरख धंधा चल रहा है क्या? क्या ये मंदिरों को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि हर जगह लूट का मामला इतने बड़े बड़े मंदिरों में सामने आ रहा है? देखिए, अगर इसमें कायदे से अगर जांच हो जाए, हम्म, तो बहुत बड़े बड़े लोग फंसेंगे। मैं छोटे लोगों को नहीं जिम्मेदार मानता हूं कि मंदिरों के अंदर चाहवा चढ़ रहा है और उसमें से कुछ लोग पैसे निकाल रहे हैं। ये संभव ही नहीं है। हम्म, अगर प्रशासन अलर्ट है, अगर प्रशासन अच्छी तरीके से जानता है, तो संभव ही नहीं। ये बिना ऊपर के मिली भगत के नहीं हो सकता। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी अगर आप मंदिर का प्रश्न खड़ा करेंगे, तो लोग कह देंगे आप तो हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, तो क्यों नहीं? संघ परिवार ये कहता है कि सारे मंदिरों के अंदर जो कुछ भी है उसकी रेगुलर ऑडिटिंग होनी चाहिए। हम्म, रोजाना की दृष्टि से उसकी एक वेबसाइट पर कितना चढ़ावा आया, कितना चढ़ावा नहीं आया, इसका हिसाब किताब होना चाहिए। कुछ तो सिस्टमेटिक करेंगे, कुछ तो इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्स करेंगे, या गोविंद गिरी जी की तरीके से कह देंगे मैंने तो अपने अकाउंटेंट को भेज दिया था, अकाउंटेंट साहब ने कर दिया। तो अगर आप ऐसे कोषाध्यक्ष रहेंगे, तो भगवान ही मालिक है। फिर तो भगवान को खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, भगवान राम। तो अब ये, इस बारे में आप क्या टिप्पणी करेंगे? तो इसलिए सर। मेरा कहना यह है कि इसका एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स होना चाहिए। हम्म, चोरी कहीं भी हो सकती, चोरी मेरे घर में भी हो सकती, चोरी चोरी भगवान राम क्या भी हो सकती। जो चोर है उसका कोई दीन ईमान नहीं होता। हम्म, जो भ्रष्टाचारी, उसका कोई दीन ईमान होता ही नहीं, उसको भगवान से डर ही नहीं लगता। अगर भगवान से डर लगेगा तो चोरी करेगा ही नहीं। तो बिल्कुल। भगवान से नहीं डरता,
लेकिन चोरी न हो इसको इंश्योर करने के लिए जब तक आप उदाहरण पेश नहीं करेंगे, जब तक आप बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक आप इस चोरी को नहीं रोक सकते, क्योंकि बिना बड़े लोगों की मिली भगत से यह चोरी संभव ही नहीं है। मैं एकदम पूरी तरीके से इसमें कन्विंस्ड। तो सर, जिस तरीके से सामान्य आपराधिक मामलों में जिसमें बड़े और प्रभावशाली लोग अगर फंसे हों तो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जाती है और उन्हें निकाल भी दिया जाता है, अधिकतर मामलों में देखा जाता है, यहाँ प्रभु राम के खिलाफ हुए इस अपराध में भी लगता नहीं है आपको कि अभी तक की जांच जिस तरह से चल रही है असल दोषियों तक कभी पहुंचा जा सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा असली चोर कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा इसमें। हम्म। असली चोर कभी नहीं पकड़ा जाएगा। और ये असली चोर कौन है इसका अंदाजा आपको ब्रजभूषण शरण सिंह के उस बयान से लग जाए। जब इतना दबंग आदमी, मैं कोई ब्रजभूषण शरण सिंह का मैं कोई फैन नहीं हूं, हम्म। लेकिन जो ब्रजभूषण शरण सिंह को जानते हैं कि जिनके खिलाफ हमारी जो महिला पहलवान है आरोप लगाते लगाते थक गई लेकिन उनका बाल बाका नहीं हुआ, हम्म। जब ऐसे शख्स को का ये बयान आता है कि मैं तो 4 साल से वहां गया नहीं क्योंकि मैं जानता हूं वहां क्या हो रहा था, हम्म। वे तो यही कह रहे हैं। और मैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, विनय कटियार कह रहे हैं सब चोर हैं उसमें, वो तो कह रहे हैं ट्रस्ट के सारे लोग चोर हैं। हाँ। तो जब इतने बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं तो उसका मतलब वो सिर्फ वो ड्राइवर, खलासी, क्लर्क, बैंक के एम्प्लॉय, हम्म। इनका हाथ नहीं हो सकता। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो सच कभी नहीं आएगा। लीपापोती करके उसको खत्म कर दिया। चलिए सर, कानून ने ना सही, भगवान राम तो न्याय करेंगे, उम्मीद इस बात की करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। धन्यवाद, धन्यवाद।